बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले कर्नल इसहाक काजी साहब, कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी बेटी के साथ निकले थे। गालिबन 24-25 साल उम्र बताई जाती है उनकी बेटी की। कर्नल साहब भी 60 से ज्यादा की उम्र के थे। उनका जसद खाकी मिल गया कर्नल साहब का दरियाए सुआ के किनारे एक पुल के साथ। उनकी गाड़ी मिली और उनकी डेड बॉडी मिल गई है। उनकी बेटी की तलाश जारी है। तवक्को की जानी चाहिए कि उनकी बेटी जो है वो गाड़ी से निकल गई हो, किसी जगह हो और जान उनकी बच गई हो। लेकिन कर्नल साहब का जसद खाकी जिस अंदाज में मिला है, जिस हालत में मिला है, लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। मैं आपको सिर्फ वो फुटेज दिखा सकता हूँ जिसमें उनकी गाड़ी बह रही थी। उनका जसद खाकी इस हालत में नहीं कि उसकी तस्वीरें शेयर की जाएं, लेकिन लोग शेयर कर रहे हैं। और इस बारे में सवाल हो रहा है कि 3 दिन लगे हैं गाड़ी ढूंढने में। गाड़ी बेरहम पानी तुगयानी उसमें थपेड़ों पर थी और दीवारों से, साइडों से टकराती हुई, किसी पुल से टकराती हुई, दरमियान में मौजूद रुकावटों से, पत्थरों से टकराती हुई जिस हालत में मिली है। गाड़ी भी तबाह हाल है और उनकी जो साहबजादी हैं उनके बारे में अभी कोई मालूमात नहीं है। ये आखिरी इत्तलात हैं। इस बारे में बड़ी बात हो रही है कि सरकारी वसाइल, फौजी वसाइल, डीएचए के वसाइल सब इस्तेमाल हुए थे। पहले तलाश कर लिया जाना चाहिए था। बहरहाल अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए, आमीन। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो झगड़े जैसी सूरत हाल है आजम सवाती साहब की और शहबाज गिल साहब की, इस मामले में एक अदद ऑडियो कॉल है और उसमें सबूत हैं कि जो बात आजम सवाती कर रहे हैं, जो बात शहबाज गिल कर रहे हैं, उनमें से दुरुस्त कौन है, सबूत है उसमें, वो मैं थोड़ा आगे जाकर आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे सामने अब सजाएं बहुत तेजी के साथ देने का मामला आ रहा है। जो इस्लामाबाद में एक कानून बना था ना सितंबर 2024 में कि बिला इजाजत एहतजाज नहीं किया जा सकता, उस पर जुर्माना होगा, उस पर कैद होगी। तो उसके सिलसिले में फिर 26 नवंबर का एहतजाज था। उस 26 नवंबर के एहतजाज में मुकदमात दर्ज हुए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनों को सजाएं सुना दी हैं, एक कारकुन को बरी किया है। अब ये जो कानून था ये बना इसीलिए था, सीधा सीधा इस हुकूमत ने आईन से मुतसादिम कानून बनाया। आईन इजाजत देता है इजहार राय की, आजादी की। आईन इजाजत देता है एहतजाज की। और अगर एहतजाज का हक ही छीन लिया जाए तो फिर ये जमहूरिया किस बात की? फिर तो मार्शल लॉ, जो गैर एलानिया मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ लगाए, जिसको जो करना है वो करे। मतलब ये तो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने कानून बनाया। इस कानून को चैलेंज किया जाना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज ऐसे किया कि एहतजाज कर लिया, कारकुन गिरफ्तार हो गए, 6-6 महीने कैद की सजाएं हो गई हैं। लोग कहते 6 महीने कैद की सजा हुई है। अगर उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे नवंबर में तो 6 महीने पूरे हो गए, वो तो रिहा भी हो जाएंगे। बात यह कि इस तरह के अमल से लोगों की जिंदगी, पूरा करियर सजा याफ्ता वो तबाह हो जाता है। रियासत लोगों की जिंदगियां तबाह कर रही है। ताकत के साथ लोगों की जिंदगियां तबाह कर रही है। ताकत के साथ लोगों के गोलियां मारी गई हैं, कमर में, सर पे जख्मी किया गया है, माना भी नहीं गया है। फिर उसके बाद जब एफआईआर करवाने जा रहे थे तो उनके अहले खाना को उठाया गया है, धमकियां दी गई हैं, ताकत के साथ अदालतों को कंट्रोल किया गया है। और उसके बाद अब यहां मामला ये कि 6-6 महीने की सजाएं हुई है। यानी कोई बात ही नहीं है, 6 महीने की सजा हो गई है। अब वो सजा याफ्ता हैं, उन पर एक लेबल लग गया है। अपने मुल्क में एक सियासी मामले पर एहतजाज करने पर एक अदद लेबल लग गया है और वो अब पूरी जिंदगी इस दाग के साथ है। तो ये हमारे यहां कर दिया गया अदालतों की जानिब से। ऐसी ही सूरत हाल की वजह से जिसमें अदालतें मखसूस फैसले 10 साल 10 साल 10 साल कैद की सजा यास्मीन राशिद को, बाकी लोगों को, उसके अलावा को 30 लोगों को एक जगह, 16 लोगों को एक जगह 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। यानी यास्मीन राशिद साहिबा क्या कह रही थी कोर कमांडर हाउस पहुंच के, अंदर नहीं जाना, ये शरारत मत करो, बाहर आ जाओ। तो उनको 10 साल कैद की सजा हो गई है। और फिर वही बात ये बार बार बताई जानी चाहिए कि मुराद रास जैसे, अदरीब अब्बास जैसे, सादिया सुहेल जैसे, फिर उसके बाद फैयाजुल हसन चौहान जैसे और ऐसे ढेरों लोग पार्टी छोड़ गए तो क्लीन चिट। उनकी कॉल्स निकली थी, उनके बारे में आईजी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजें बताई थी, क्लीन चिट।
یہ ہمارے ہاں کیا گیا ہے. اعتزاز احسن صاحب موجود تھے حماد اظہر کے گھر پہ اور وہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کیسے جو یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ کیا گیا ہے کیسے ہی کیا جا سکتا ہے, جب وہ خود ویڈیو میں بتا رہی ہیں کہ باہر آ جاؤ, ایک منفرد کیس ہے. اور اعجاز چودھری صاحب وہ اپنے صاحبزادے کو فون پر بتا رہے ہیں کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر چلے گئے اور کور کمانڈر ہاؤس کو رینسیک, یہ ورڈ تھا, کر دیا گیا ہے. تو اس پر اعجاز چودھری صاحب جو ہیں ان کو سزا ہو گئی ہے, میاں محمود الرشید کو سزا ہو گئی ہے, اور عدالت نے لکھا ہے جو تھا وہ ملوث تھا, جو تھا وہ وہاں کیا کر رہا تھا اب نہیں دیکھا جائے گا, وہ اس جگہ جہاں غیر قانونی عمل ہوا اس جگہ تھا, تو بس اب اس کے لیے سزا ہے. یہ ہمارے سامنے سچویشن آ گئی ہے. میں اڈیالہ میں علیمہ خان صاحبہ, سلمان اکرم راجہ صاحب, ان کی طرف بعد میں آؤں گا, لیکن اعظم سواتی صاحب کا معاملہ, شہباز گل صاحب کا معاملہ. اعظم سواتی صاحب نے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو جاری کی ہے, اور اعظم سواتی صاحب نے اس ویڈیو میں شہباز گل صاحب کو مخاطب کیا. شہباز گل صاحب کو انہوں نے غدار بھی قرار دے دیا, دلال بھی قرار دے دیا. شہباز گل صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے سخت ترین الفاظ استعمال کیے, غم و غصے کا اظہار کیا, اور ان سے کہا کہ آپ نے جو میرے گھر کی فروخت کے معاملے پر بات کی ہے, تو میں اس پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے یہاں بیٹھ کر کوہستان کرپشن اسکینڈل پر بات کرتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ اعظم سواتی صاحب پہ الزام ہے, خیبر پختونخوا حکومت میں ایک اعظم سواتی صاحب ہیں, ایک ڈاکٹر امجد صاحب ہیں, ان لوگوں پر الزام ہے کہ آپ لوگوں نے اس کوہستان کرپشن اسکینڈل میں پیسہ بنایا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جون کا چوتھا ہفتہ, اس میں اعظم سواتی صاحب کو بلایا گیا تھا نائب حکام کی جانب سے, ایک کوسچنئر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اعظم سواتی صاحب کو جولائی کے وسط میں بلایا گیا اور ان کے جوابات کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا تھا. اعظم سواتی صاحب سے مزید تفتیش ہوگی یہ ہمیں پتا تھا. تو شہباز گل صاحب نے ویڈیو کی, اور شہباز گل صاحب نے کہا کہ نام نہیں لیا, لیکن نام نہ لیتے ہوئے وہ اعظم سواتی صاحب کی بات کرتے کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں, سینئر ہیں, اور ان کے ساتھ بڑا ظلم بھی ہوا ہے, اور عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں, اور ان پر ایک الزام ہے. میں ابھی اس کی کچھ ڈاکیومنٹس میں نے دیکھے ہیں, میں اس کی مزید تفتیش کر رہا ہوں, میں ان کا نام ابھی نہیں لے رہا. ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. تو اعظم سواتی صاحب کی وہ جو ویڈیو کا معاملہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا تھا, ان کی نجی زندگی کی ویڈیو, یہ ہوا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. شہباز گل صاحب نے یہ باتیں کی اور کہا کہ ان کے گھر کی فروخت کا معاملہ ہے, مبینہ طور پر گھر کی قیمت اتنی تھی, اتنی میں بیچ دیا گیا. یعنی بتایا جا رہا تھا کہ گھر کی قیمت میکسیمم 20-22 کروڑ ہوگی, وہ 60-70 کروڑ میں کوہستان کرپشن اسکینڈل کے ایک کردار سے کہا گیا کہ خریدو ورنہ تو میں چھوڑیں گے نہیں. اور شہباز گل صاحب نے کہا کہ جب یہ پریشر ڈال کے گھر خریدا گیا تو یہ 60-70 کروڑ میں بڑی قیمت میں, اپنی قیمت سے زیادہ قیمت میں گھر جو ہے وہ کہا گیا خرید لو, اور یہ پیسے اس طرح سے اعظم سواتی صاحب پر الزام ہے. شہباز گل صاحب نے یہ بات کی تھی. اعظم سواتی صاحب نے ویڈیو بنا کر شہباز گل صاحب کو جواب دیا اور کہا کہ کسی کو بھیج دو, خود آ جاؤ, ورنہ کسی کو بھیج دو, $400-500 دو, وہ آ جائے اور آ کر چیک کر لے. یہاں پر حبیب اللہ کالونی جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں ہے, اس کے ساتھ ہے حبیب اللہ کالونی میں قیمت کیا ہے پلاٹ کی دیکھ لو. اور اعظم سواتی صاحب نے اپنے اس پلاٹ کی جو ٹوٹل مالیت ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی, اس کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی, اور یہ کہا کہ 210 مرلے پر مشتمل ہے میرا یہ گھر, 210 مرلے پر مشتمل. میں نے یہ کیا کہ زمین.com پہ اور کچھ اور ویب سائٹس پہ جا کے دیکھا تو قیمت مختلف لوکیشن پہ مختلف قیمت ہوتی ہے, مین روڈ پر ہو تو قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو قیمت مل رہی تھی کچھ 22 لاکھ روپے سے 25 لاکھ روپے کے درمیان مرلہ. پلاٹ بری جگہ پر ہو تو 15 لاکھ روپے مرلہ تھا. ایبٹ آباد میں بڑی اچھی قیمت ہے یہ. پھر اس کے بعد حبیب اللہ کالونی میں اعظم سواتی صاحب کا گھر اور مرلے کی قیمت یہ چیک کرنے کے لیے گوگل سے نمبر نکالا, ریل اسٹیٹ ڈیلر کو فون کیا, تعارف کرایا اور اس سے پوچھا کہ مرلے کی قیمت کیا. ساتھ میں اعظم سواتی صاحب کا گھر جو انہوں نے بتایا کہ 16-17 کنال پر ہوگا, تو 16-17 کنال کا یہ گھر, اس کی قیمت کتنی ہوگی. اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں پورا گھر ماربل کا بنا ہوا ہے, بڑا عالیشان گھر ہے, محل جیسا گھر ہے, تو آپ دیکھ لیں اس کی قیمت کیا بنتی ہے. اور میں نے جب پوچھا ریل اسٹیٹ ڈیلر سے تو اس نے بہت ٹھیک ٹھاک قیمت بتائی. جو قیمت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے, 20-22 کروڑ کا گھر ہوگا. کراچی میں 20 کروڑ کا گھر ہوتا ہے, ڈی ایچ اے میں کلفٹن میں جو 500 گز کا گھر ہے,
اب 1000 गज का घर भी 25 करोड़ 20 करोड़ ऐसे मिलता है। तो जब मैंने ये चेक किया तो एबटाबाद में भी कीमतें बहुत ठीक ठाक हैं। आजम सवाती साहब के घर की कीमत के हवाले से रियल एस्टेट डीलर ने क्या बताया, खुद सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम तारिक है, कौन बात कर रहा है? मैं वो कर रहा हूँ। तारिक साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। मुझे एक चीज के लिए जो प्लॉट की कीमत है हबीबुल्ला कॉलोनी वो मालूम करनी थी। जाहिर है कि लोकेशन के हिसाब से फर्क होता है, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज क्या मरला रेट चल रहा है? सर डिमांड लोग करते हैं 22 तक, 20 तक दे देते हैं। ओके। और मतलब ज्यादा जरा करीब है या अच्छा है तो 25, 24, 23 इसमें। ठीक है। दूसरा, अगर आपके लिए मुमकिन हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा महल जैसा घर है आजम सवाती साहब का, आपने देखा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो मतलब कोई 210 मरले पर बना हुआ, वो 210 कनाल पे बना हुआ घर है? नहीं सर, वो 210 कनाल पे नहीं है, वो तकरीबन 16 कनाल है आई थिंक। अच्छा, तो बाकी उसका प्लॉट होगा, उसकी ओपन लैंड होगी उसके साथ? सारी ओपन लैंड भी, कवर्ड एरिया भी सारा है। ये नहीं है 16 या 17 कनाल। और इसकी अंदाजन कम कर लेता हूँ। इसकी अंदाजन वैल्यू इस तरह के घर की, यानी इस घर की ना हो, इस तरह के घर की क्या वैल्यू होगी? सर इस तरह के घर की मतलब यही 50 से 60 करोड़ अगर अच्छी कंडीशन में है तो। 50 से 60 करोड़। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच सर। तो शहबाज गिल साहब जो बात कर रहे थे, जो बात नैब हुक्काम कर रहे हैं, वो दोनों बातें यहाँ गलत साबित होती हैं। ये मार्केट का सबूत है, ये सबूत जो है वो मार्केट का सबूत है। हमने आपको जो रिपोर्टिंग करके चीजें बताई थी, आजम सवाती साहब की वीडियो के बाद मजीद चेक किया तो आजम सवाती साहब की बात यहाँ इस जगह ठीक लग रही है। बहरहाल कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल बड़ा स्कैंडल है। आपने उसके में गाड़ियां, सोना, नोटों के बॉक्सेस और न जाने क्या कुछ देख लिया। 40 अरब का करप्शन स्कैंडल है। पंजाब हुकूमत के, मरकज की हुकूमत के लोगों ने कहा देखो खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। गंडापुर साहब और उनकी टीम के लोग कहते हैं कि ये तो एजी का मामला है, विफाक का मामला है, करप्शन में विफाक के लोग मुलव्वस हैं, पकड़वाई हमने। वो कहते हैं पकड़वाई हमने। तो दोनों जानिब एक दूसरे पे इल्जाम डाला जा रहा है। ठेकेदार इसमें अयूब पकड़ा गया है, कुछ और लोग पकड़े गए हैं। मजीद इस स्कैंडल को पकड़ा जाए, निकाली जाए चीजें, और ये पैसा जो है ये कौमी खजाने में जाए और किसी ढंग की जगह इस्तेमाल हो जाए। दुआ करनी चाहिए, ये ना हो कि फिर किसी की तस्वीर लगे और कोई इंस्टीट्यूट जो है वो चुरा लिया जाए और बताया जाए कि बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बुरा हुआ है इस मामले में। तो जो हो सच्चाई के साथ, सफाई के साथ, शफाफियत के साथ होना चाहिए। आखिरी चीज, अडियाला जेल के बाहर बिल आखिर अडियाला जेल में एक समात है। तो अडियाला जेल में उस समात के मौके पर हुआ यह है कि हमने देखा वहां पर अलीमा खान साहिबा, सलमान अकरम राजा साहब, उनके साथ उनके वर्कर्स, फैमिली के दीगर लोग ये मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि फिर हमें नहीं जाने दिया जा रहा। अब ट्रायल है और वहां पर अंदर समात हो रही है तो हमें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा। अदालत से परमिशन के बावजूद ट्रायल वाले दिन ट्रायल को ऑब्जर्व भी किया जा सके। आपकी फैमिली के एक मेंबर का ट्रायल हो रहा है लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा। अलीमा खान साहिबा कहती हैं हम अपने भाई के लिए आखिर दम तक खड़े रहेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। और सलमान अकरम राजा साहब ने, बैरिस्टर अली जफर साहब ने वहां खड़े होकर बात की और ये कहा कि जो ट्रायल है ये बिल्कुल गैर कानूनी हो चुका, इसकी कोई हैसियत नहीं रही। वो वकला जिन्हें दिफा करना है, इमरान खान साहब का जिनको दिफा करना है, वो बाहर खड़े हैं, अंदर समात शुरू हो चुकी है। तो ये कैसा ट्रायल है? आप इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान ने ये चोरी की है और इमरान खान का वकील ही अंदर नहीं है। तो जिस तरह की ये तमाम मामलात हो रहे हैं, इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में जो रात किया गया उसमें भी कहा था टाउट जज। तो अदालतों पर जाहिर है कि कोई भी शख्स अब इन हालात में, जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ किया जा रहा है, कोई भी एतमाद करने को तैयार नहीं है। लेकिन बात सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम की नहीं है। आप इमरान खान साहब के एहतजाज से, जहां से निकले वो इख्तिदार से, तब से अब तक देखें तो मुसलसल ताकत का इस्तेमाल करके मारो, कूटो, दबाओ और तमाम इदारे, तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम महकमे, तमाम ताकतवर शख्सियात, तमाम चीजें वो बाकायदा एक रॉ में बहती हुई नजर आई। एक उनकी सोच का धारा नजर आया। फिर एक जमात, यानी इमरान खान की जमात बाहर निकलती थी एहतजाज करने के लिए तो उनके लिए दफा 144, उनके लिए कानून, उनके लिए पाबंदी। मरियम नवाज साहिबा वो शादी हॉल जैसे छोटे छोटे से कन्वेंशन कर रही थी।
عمران خان صاحب کی جماعت باہر نکلتی تھی تو باہر وہاں زمان پارک کے باہر پولیس والے تیار کھڑے ہوتے تھے، لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، ضلع شاہ کا قتل، کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب 25 مئی ہوا تھا تو تب یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی پر، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی گاڑی پر، خواتین کی گاڑی پر، حماد اظہر کے ماتھے پر، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر جو سگیاں پل سے دھکا دیتے ہوئے شہادت ہوئی، اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا. یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ گاڑی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی یہ گاڑی جو ہے یہ دہشت گرد کی گاڑی ہے. اس گاڑی کے ارد گرد آپ دیکھیں پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، سادہ لباس لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور نون لیگ کے اپنے ورکرز کھڑے ہوتے. ایک گاڑی 15-20 لوگ اور لاٹھیاں مار کے انہوں نے گاڑی کو توڑ دیا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کو توڑ دیا تھا. یہ 9 مئی سے بہت پہلے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کچلا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.